Hello, dear students. Today I will teach you economics and 11th standard, and it will be totally in English medium. So let's see. We can see that it's Gujarat State Board's textbook, and let's go for its chapters. So we can see here in index that it contains 11 chapters, and today we will go for this chapter economics and introduction. We will see an introduction about economics. What is the purposes of the economics? How we can utilize this subject in our practical knowledge, and all the things which are related to the economics we will see in this chapter. So have a watch on this constantly. So now we start this chapter. First of all, you should know its introduction in its background. So, as you know that human beings are intellectual creature of God, and thus they are able to grow, and they are able to group, distinguish and examine their surroundings and environments. ठीक है, तो यहाँ हम क्या देखते हैं कि जो आप लोगों को पता है, सबको पता है कि इंसान जो है वो एक ऐसा प्रकृति रचित या फिर डिवाइन पावर के रचित एक ऐसा प्राणी है जिसके पास खुद के पास जो है वो एक इंटेलेक्चुअल होती है। बराबर, इंसान जो है वो आपका एक बुद्धिशाली प्राणी है। ठीक है, यहाँ पे हमने देखा कि प्रकृति के अंदर इंसान, जानवर, कई ऐसे प्राणी होते हैं, जीव जंतु वगैरह। इन सब में जो इंसान होता है, मानव जो होता है, वो एक बुद्धिशाली प्राणी होता है। ठीक है, क्योंकि उससे ग्रुप बनाने का, समूह बनाने का, और जो उसके आसपास की जो भी घटनाएं होती है, परिस्थितियां होती है, उनको वो डिस्क्लोज्ड एंड एग्जामिनेशन दोनों की उसके पास पावर होती है। मतलब उनको क्लासिफाई वो कर सकता है, उसके पहचान कर सकता है कि ये घटना हुई तो उसके पीछे क्या कारण है, व्हाट आर द कॉजेज बिहाइंड circumstances, and what is the effect of this situation and what will the result of this situation। ये सारी चीजों का आगे पीछे का उसको ब्यौरा होता है, पूरा डेटा होता है उसके पास में। तो ये नॉलेज की वजह से हम इंसान को मानव को हम एक बुद्धिशाली व्यक्ति मानते हैं और एक महत्वपूर्ण इंसान मानते हैं हमारे प्लानिट पर। To ensure a happy living, they have created various institutes like social, political, economic systems. Okay, तो अपनी जीवन शैली को या फिर अपने जीवन को खुशहाल बनाने के लिए इंसान ने अपने बुद्धि की मदद के द्वारा, अपनी बुद्धि की मदद के द्वारा ही इंसान ने और क्या किया है, कई ऐसे इंस्टीट्यूट्स बनाए हैं। बराबर, कई ऐसी शाखाएं, कई ऐसे डिपार्टमेंट्स उसने बनाए हैं। जैसे वी कैन सी इन अ सोशल बैकग्राउंड, हमारे सामाजिक उपबंध में हम ये देख सकते हैं कि समाज के लिए उसने सोशियोलॉजी क्रिएट किया है। ठीक है, समाज में क्या किया, सोशल सोसाइटी, सोसाइटी से क्या उसने इसकी ये जो सराउंडिंग और एग्जाम इसका जो एनवायरनमेंट है उसका क्लासिफिकेशन और एग्जामिनेशन के लिए उसने क्या किया, सोशियोलॉजी का डेवलप किया। ठीक है, ही क्रिएटेड सोशियोलॉजी फॉर सोसाइटी फॉर इट्स सोशल लाइफ कंडीशंस टू नो and to supervision of all these. So hence we can see also political group or political institute in its context with the political theories and its relations, whether it are whether these are in a context with the nation or international। ओके, तो यह हम देख सकते हैं राजनीति के लिए उसने क्या किया, राजनीति शास्त्र का निर्माण किया। सेम एंड एज वेल एज इकोनॉमिक सिस्टम के लिए उसने क्या किया, इकोनॉमी शास्त्र की रचना की। ये भी इंसानों ने ही की। ठीक है, तो हम ये समझ सकते हैं कि समाज में रहते हुए इंसान ने अपनी अपनी मर्यादा के लिए और अपने जीवन को सुखी और सुचारू रूप से सुविधापूर्ण बनाने के लिए उसने कई इंस्टीट्यूट का, कई शास्त्रों का निर्माण किया। जैसे समाज में रहने के लिए और समाज की दशा और दिशा को देखने के लिए उसने समाज शास्त्र का निर्माण किया सोशल के कॉन्टेक्स्ट में, और राजनीति के कॉन्टेक्स्ट में उसने राजनीति शास्त्र का निर्माण किया। साथ ही साथ अर्थव्यवस्था या फिर आर्थिक जो सिस्टम है उसको समझने के लिए उसने इकोनॉमी नामक संस्था का निर्माण किया। In order to understand such a system significantly, sustain them over a long lasting or long period of time, and to resolve the complexity in
such systems, human beings formulated certain principles based upon various philosophies and the sciences. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि उसने इसका समाधान करने के लिए, अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए, उसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी थी, जटिलता थी, उस कुछ जो सिस्टम थे, उन सिस्टम में बहुत सारी ऐसी जटिलता होती थी। सारी चीज समाज में हम देखते हैं बहुत सारी यहाँ पे कुछ, जैसे कि जाति प्रथा हो गई, जाति व्यवस्था हो गई, ये सिस्टम है हमारे समाज में, तो वो एक कॉम्प्लेक्सिटी उत्पन्न करती है। ठीक है, अंतरजातीय विवाह और समाज में बाल विवाह, ये सारी जो कुप्रथाएं हैं, ये अनएथिकल जो सिस्टम है, उनके विरोध में, उनके प्रोटेस्ट में उसने समाजशास्त्र के निर्माण किए। और समाजशास्त्र से हम व्यक्ति विशेष के विषय में, समाज विशेष के विषय में बहुत अत्यधिक जानकारी प्राप्त करते हैं। सिमिलरली वी कैन गैदर इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू पॉलिटिकल सिचुएशन और इंस्टीट्यूशन इन द political theories or political relations. Okay, so same as in this manner we will gather information regarding financial or commercials or economics in our economy subject. So here we go. सर्टेन प्रिंसिपल हुआ करते थे। ठीक है, कुछ निश्चित, इसमें ऐसा नहीं है कि समाजशास्त्र का निर्माण ऐसे ही कर दिया है बराबर, चलो मन में आया तो समाज के बारे में लिखना बैठ गया इंसान और वहां पे लिखना लिखना शुरू करके प्रकाशित कर दिया और वो पॉपुलर हो गया, ऐसा नहीं है। उसके भी कुछ सर्टेन प्रिंसिपल होते थे, सिद्धांत होते थे, सिद्धांतों के द्वारा और फिलोसफी के द्वारा। क्योंकि फिलोसफी क्या होता है, एक गहन अनुसंधान होता है, एक हाई रिसर्च होती है, रिसर्च करनी पड़ती है उसे, फिर जाके उसकी, जैसे कि कोई समस्या होगी, जैसे कि आज हम पैंडेमिक का दौर देख रहे हैं, ठीक है, कोरोना चल रहा है, ठीक है, अब कोरोना में लोगों ने लॉकडाउन लगा दिया बराबर, काफी देशों ने लॉकडाउन की शुरुआत कर दी। तो लॉकडाउन सबसे पहले किस कंट्री ने लगाया, ये बहुत हमें देखना पड़ता है। फिर इसी के कॉन्टेक्स्ट में सारी जो अर्थव्यवस्था जो चलती है कि ये लॉकडाउन लगे, यहाँ पे हमने देखा कि नरेंद्र मोदी जी ने भारत में लॉकडाउन लगा दिया। नरेंद्र मोदी जी ने नहीं लगाया, पहले किसी देश ने लगाया, फिर उसके ऑब्जर्वेशन में, यानी कि पॉलिटिकल जो सिस्टम था, जो सर्टेन प्रिंसिपल थे, फिलोसफीज थी, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे आईएएस आईपीएस अधिकारी बैठे हैं, तो उनका ये मेमोरेंडम होता है, उनका एक खोज होती है, रिसर्च होती है बराबर। जैसे हम रो देखते हैं, रो RAW, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, ये काफ़ी ऐसी संस्थाएं होते हैं, इंस्टीट्यूट होते हैं, तो वो फीडबैक गाइडेंस सारे यहाँ पे फॉर्मुलेट करते हैं, उसके हिसाब से ये सारा, यानी कि एक गहन अध्ययन होता है चीज़ का, एक साइंस होती है, एक थ्योरी होती है, उसी के हिसाब से ये सारा मैटर सिस्टम चलता है। अब हम आगे देखते हैं, इतने हम गहन अभी नहीं जाएंगे, अभी हमें केवल उसका बेसिक इंट्रोडक्शन जानना है। इन द प्री हिस्टोरिक एंड इन द अर्लियर हिस्टोरिक पीरियड्स, चलो अब हम चलते हैं आदि मानव जो होते थे प्री हिस्टोरिक एज में। ह्यूमन बींग्स डिल्ट विद द डिफरेंसेस एंड सॉल्व सर्टेन कॉम्प्लेक्सिटी बाय एंटरिंग इन फील्ड्स, फाइट्स एंड बैटल्स। पहले के जमाने के जो इंसान थे, आदि मानव जिसे कहते थे, तो वो उनके कुछ समाधान होते थे, उनकी कुछ प्रॉब्लम होती थी, तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने के लिए वो क्या करते थे, फाइटिंग बैटल्स बराबर, इनमें ये झगड़े जाते थे, पकड़े जाते थे, तो लड़ाई झगड़े से इनके समाधान निकाल लेते थे कि भाई ये तेरा प्लॉट है या फिर ये मेरा मकान है, तो ये इसमें मेरा ही रहेगा अधिकार, चलो नहीं मानता है तो चलो लड़ाई कर लो, अब जो जीतेगा वो उसका मकान। ठीक है, एक मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरह की वो चलती थी। अभी भी अगर हम देखते हैं ना, ऐसा सिस्टम चलता है कहीं पे हमारे आजू बाजू में कि लड़ रहे हैं, तो हम, हमारे मन में ऐसा आएगा क्या ये प्री हिस्टोरिक एज है, या फिर हमारे मन में ऐसा आएगा कि ये मतलब सभ्यता है कि नहीं है, सभ्यता कहाँ गई, वेयर इज द सिविलाइजेशन, जो पहले पनपी थी वो अब कहाँ है, बोलता है ना भाई सभ्य है कि नहीं है, मतलब कुछ लाज शर्म है कि नहीं है, वगैरह वगैरह कई हम यहाँ पे लॉजिक लगाते हैं। तो अभी हमें यहाँ पे लॉजिक की जरूरत नहीं है, हमें इकोनॉमिक्स का कॉन्टेक्स्ट देखना है, तो सबसे पहले थोड़ा बैकग्राउंड हमें ये सा देखना है कि सिविलाइजेशन से और प्रॉब्लम जो होते थे उनके समाधान के लिए जो पहले थ्योरी अपनी जाती थी, अभी इस थ्योरी में क्या अंतर है। However, with the development and the progress of the civilizations, human beings were able to logically resolve differences and complexity of the life by creating and using philosophical principles. अब लोगों ने philosophical दार्शनिक सिद्धांत जो है वो अपनाना शुरू कर दिया, किसके लिए, जो कॉम्प्लेक्सिटी होती थी लाइफ के बारे में, कि जो जिंदगी है वो कैसे जीना है, इसमें क्या करना चाहिए,
आगे बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए, ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए आगे क्या साधन चाहिए, ये सारे चीज के लिए अब लोगों की थिंकिंग जो है वो बढ़ने शुरू हो गई। सोच जब बढ़ती है तो इंसान रिसर्च करता है, उसके पीछे पड़ा रहता है और आगे आगे उसके बीच बीच में जो अनुसंधान करता है उसके हिसाब से उसका समाधान निकालता है। ठीक है। And economics developed as a philosophy and science of a rational economic behavior। इसी कॉन्टेक्स्ट में राजनीतिक शास्त्र का उदय जो हुआ है एक फिलोसॉफी और विज्ञान के रूप में हुआ है गहन अध्ययन के पश्चात। ठीक है। हम देख सकते हैं कि पहले जो अर्थशास्त्र थी वो एक ही साथ में थी और उसके बाद में ये अलग ही सेपरेट एक सब्जेक्ट बन गया था। तो इसके बारे में कुछ बहुत सारे थॉट्स थे, बहुत सारे ऐसे थिंकर्स थे, बहुत सारे ऐसे लीडर्स थे जिन्होंने इसकी परिभाषाएं दी, इसका अर्थ समझाया, बहुत ज़्यादा इनमें गहनता अपनी प्रकट की फिलोसॉफी इसमें यहाँ पे हम देखेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड गो फॉर इट्स मीनिंग इन इट्स डेफिनेशंस। सो व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक्स? द वर्ड इकोनॉमिक्स इन इंडियन थॉट इज अर्थशास्त्र। भारत के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखते हैं तो इकोनॉमिक्स का अर्थ होता है भारतीय सोच के हिसाब से अर्थशास्त्र। ठीक है। हम क्या पढ़ेंगे? इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र। ठीक है। विच इज डिराइव्ड फ्रॉम द संस्कृत वर्ड अर्थ। ठीक है। अभी अर्थशास्त्र है तो ये उस संस्कृत वर्ड से लिया गया है। ठीक है। एक संस्कृत वर्ड है अर्थ जिसका मीनिंग है पर्पज। इट मीन्स के लिए या कोई उद्देश्य के लिए और गोल टारगेट के लिए। ठीक है। अर्थ का मतलब हो गया कोई टारगेट यानी कि कोई भी पर्पज। एंड दस अर्थशास्त्र इन संस्कृत मीन्स द साइंस ऑफ बेनिफिट्स और पर्पज इन प्रैक्टिकल लाइफ। ये इसका अर्थ हो गया। ठीक है। बेनिफिट्स और पर्पज इन प्रैक्टिकल लाइफ एक ऐसी साइंस है जो किसी रीजन के लिए की जाती है। ठीक है। इट डिस्क्राइब दैट द पर्पज ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इज टू सीक बेनिफिट। इससे ये पता चलता है कि मानव का जो व्यवहार है, स्वभाव है, वो मतलब एक बेनिफिट की तरफ ही ज्यादा रहा है। ठीक है। कि हमें प्रॉफिट 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 ही ज्यादा देखता है, बराबर, कुछ फायदे के लिए ही ज्यादा देखता है इंसान। उस कॉन्टेक्स्ट में मिला ये हमारे इंडियन थॉट के विषय में। द इंग्लिश वर्ड इकोनॉमिक्स is a derivative from the Greek word economs। economs जो है वो ग्रीक वर्ड है, यूनानी शब्द है, तो यहाँ से इकोनॉमिक्स आया है। अभी तक हमने भारत के विषय में देखा तो हमारा जो प्राचीन ग्रंथ है वो संस्कृत से है क्योंकि प्राचीन भाषा है संस्कृत, तो हमने यहाँ देखा। अब एक विश्व के परिदृश्य में देखें तो यहाँ पे ग्रीक वर्ड जो है इकोनॉम्स, उससे ही ये इकोनॉमिक्स निकाला गया है, जिसमें आइकोस मीन्स हाउसहोल्ड्स एंड नॉर्म्स मीन्स मैनेजमेंट, हेंस इकोनॉमिक्स मीन्स मैनेजमेंट ऑफ द हाउसहोल्ड्स। अब आइकोनॉमिक्स जो शब्द है वो आपका ग्रीक वर्ड है जो दो भागों में बंटा हुआ है, आइको प्लस नॉर्म्स। तो आइको में इसका मतलब हो गया घरेलू चीजें, घरेलू संपत्ति या फिर निजी संपत्ति। ठीक है। और नॉर्म्स का मतलब हो गया मेथड या फिर मैनेजमेंट, बराबर, उसका किस तरह से मैनेजमेंट करना है। तो इन दोनों को प्लस में अगर देखते हैं तो मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड, जो निजी संपत्ति उसकी रख रखाव, उसकी व्यवस्थापन, उनका प्रबंध, इसका मतलब होता है। ये सीधा सा अर्थ। ये निष्कर्ष में हम क्या समझेंगे? अब निष्कर्ष में हम कंक्लूजन में हम सेकेंड ये समझेंगे इकोनॉमिक्स इज अ वर्ड विच मीन्स मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड्स एंड इट डील्स विद हाउस होल्ड थिंग्स। आगे हम देखते हैं इंडियन थॉट्स के बारे में और इकोनॉमिक्स के बारे में, जो एंशिएंट टाइम है उसके बारे में। द हिस्ट्री ऑफ इंडियन कल्चर इज ऑलमोस्ट मोर देन 5000 ईयर्स ओल्ड। भारत की संस्कृति के विषय में अगर हम जानकारी प्राप्त करते हैं इतिहास के कॉन्टेक्स्ट में, तो हमें ये जानकारी रखनी चाहिए कि 5000 साल पहले की भारत की संस्कृति। ठीक है। इतने सालों तक ये अभी भी जीवित है। दस इंडियन फिलोसफी depicts various aspects of human life and provides insight into a way of life, art of life, way of life। ये कुछ टर्म्स जो थे हमारे एस्पेक्ट है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ह्यूमन लाइफ के संबंधित, तो उससे ये हमें जानकारी प्राप्त होती है। द फोर पुरुषार्थ, चार जो पुरुषार्थ है हमारे इंडियन थॉट में, भारतीय ग्रंथों में, भारतीय चिंतन में, वो है, अभी हम आगे देखेंगे। इसका मतलब होता है पर्पज ऑफ ए ह्यूमन बीइंग। जो मानव जीवन है उनकी लाइफ के बारे में ये उद्देश्य है, मतलब मानव जीवन का निर्माण हुआ है, जो क्रिएशन हुआ है वो किसके लिए हुआ है?
इन इंडियन फिलोसफी आर धर्म के लिए, बराबर, अर्थ के लिए और कर्म के लिए और मोक्ष के लिए। ठीक है, ये हमारे 4 पुरुषार्थ है। ठीक है, इंसान जो है वो इसी के लिए जन्म लेता है, इसी के आधार पर उसकी मृत्यु हो जाती है। अर्थ, धर्म, कर्म, मोक्ष। ठीक है, तो धर्म, अर्थ, कर्म, मोक्ष। अब धर्म को बोलते हैं राइटियसनेस यानी कि ड्यूटी या फिर रिलीजन कॉन्टेक्ट, बराबर। अर्थ का मतलब होता है पर्पज, जैसा कि हमने देखा यहाँ पे अर्थ का मतलब हो गया पर्पज, गोल, टारगेट, बेनिफिट, वेल्थ, मनी, ये अर्थ से कॉन्टेक्ट में हम लेते हैं। कर्म मतलब डिजायर होती है, जो कार्य करते हैं, जो इच्छा होती है वो। एंड मोक्ष का मतलब होता है लिबरेशन। ठीक है, आजादी, मुक्ति, मोक्ष। ये हमने देखे थे अपने पुरुषार्थ। एंड द एक्टिविटीज ऑफ लाइफ डन फॉर अर्थ, जिसका मतलब होता है आपका पर्पस, बेनिफिट, वेल्थ, आर सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स। इस तरह से हम देख सकते हैं इनमें से अर्थ, धर्म, कर्म, मोक्ष में अर्थ का मतलब हो गया पर्पस, बेनिफिट और वेल्थ। ठीक है, आगे हम देखते हैं any activity done with the purpose of obtaining some benefit is called an economic activity। कोई भी जो एक्टिविटी है, बराबर, जिसमें अगर हम कुछ लाभ पाने की सोचते हैं या फिर इच्छा रखते हैं या पर्पज रखते हैं, क्योंकि अर्थ का मतलब हो गया पर्पज रखना, कोई इच्छा रखना या फिर उद्देश्य रखना, तो ऐसा उद्देश्य जिसमें हम लाभ का कुछ सोचते हैं, वो गतिविधि, वो कार्य इकोनॉमिक एक्टिविटी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कोई स्टूडेंट है तो वो अध्ययन कर रहा है, एक पर्पज हो गया, तो वो अर्थ से संबंधित हो गया क्योंकि आगे उसके ये काम आएगा। एक व्यवसायी या फिर कोई बिजनेसमैन है, कोई कार्य कर रहा है और अर्थ के विषय में कर रहा है, तो यानी वो भी एक इकोनॉमिक्स एक्टिविटी होगी। एंड इट इज वन ऑफ द 4 गोल्स और ड्यूटीज ऑफ द ह्यूमन बीइंग टू क्रिएट वेल्थ एज ए मीन ऑफ लिविंग। वेल्थ क्या हो गया हमारे यहाँ पे, ये हो गया एज ए मीन्स ऑफ लिविंग। इसके बगैर तो जिंदगी जो है वो जी नहीं सकते, बराबर। वेल्थ है तो हेल्थ है, ऐसा उल्टा हम देख सकते हैं, क्योंकि अगर वेल्थ नहीं रहेगा तो हेल्थ भी जो है ना वो काम का नहीं रहेगा। तो इसकी वजह से क्या है, इसका पर्पज, इसका बेनिफिट ज़्यादा बढ़ जाता है फॉर मेटेरियल प्लेजर, और मेटेरियल प्लेजर भी नहीं रहेगी वेल्थ के बगैर, बराबर। सांसारिक सुख सुविधा हमें कहाँ मिलेगी। इन अदर वर्ड्स परफॉर्म एक्टिविटी फॉर बेनिफिट्स। ठीक है, कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करना लाभ के लिए, फायदे के लिए, तो वो सारा जो एक्टिविटी रहेगी वो इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाएगी। ठीक है, 25 years ago Kautilya, who is also known as Chanakya or Vishnugupta, he was belonging to Mauryan Empire, discussed in his book अर्थशास्त्र। अब उन्होंने एक खुद ने ही एक किताब बनाई थी, बराबर, एक पुस्तक की रचना की थी जिसका नाम अर्थशास्त्र था। द पर्पज ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी अंडरटेकन बाय ए स्टेट एंड अ सोसाइटी। इसमें इन्होंने वर्णन किया है कि ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो किसके द्वारा की जाती है, स्टेट के द्वारा और सोसाइटी के द्वारा, और सोसाइटी में रहकर और राज्य में रहकर। ठीक है, यहाँ पे ये एक्टिविटी होती है, इस बुक में वर्णन मिलता है। अकॉर्डिंग टू कौटिल्य, द इंटेंशन ऑफ अ ह्यूमन बीइंग इज अर्थ। इन्होंने साफ साफ कहा कि जो भी इंसान है उसकी जो इंटेंशन होती है, इच्छा होती है या फिर जो भी इरादा होता है वो क्या होता है, अर्थ होता है, बराबर। वेल्थ कमाना, पैसा प्राप्त करना, वो सारा इसका इंटेंशन यही होती है, बराबर, इंसानों की। द पीस ऑफ लैंड विच हैज ह्यूमन सेटलमेंट इज आल्सो नोन एज अर्थ। उन्होंने बोला कि जमीन का छोटा सा टुकड़ा भी क्यों ना हो, वो भी एक अर्थ के रूप में, वेल्थ के रूप में जाना जाता है। दस द साइंस एक्सप्लेनिंग द पर्पजेज एंड यूटिलिटी ऑफ वेल्थ क्रिएशन ऑन अर्थ इज कॉल्ड इकोनॉमिक्स। इस प्रकार से वो सारा विज्ञान जिसमें पर्पज, अर्थ, पर्पज का मतलब हो गया अर्थ, ठीक है, बेनिफिट हो गया, अर्थ हो गया अर्थ, यूटिलिटी ऑफ वर्थ, पैसों का किस प्रकार से हमें उपयोग करना है, यूटिलिटी करनी है, वो सारी चीजें जो है वो आपके इकोनॉमिक्स में आएगी। अब हम आगे देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एज ए साइंस इन द वेस्ट। अभी हमने ईस्ट के बारे में देखा है, ठीक है, ये सारा जो भारत के विषय में देखा हमने, तो वो भारत कहाँ लोकेटेड है, ईस्ट में है। ठीक है,
जब आप विश्व मानचित्र देखोगे, वर्ल्ड मैप, तो उसमें आपको दिखेगा कि भारत जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है और ईस्ट में है, ठीक है। अब हम वेस्ट के बारे में देखते हैं कि पाश्चात्य जगत में इस इकोनॉमिक्स के बारे में क्या राय थी, क्या ओपिनियन थी, क्या कंसिडरेशन थी। तो यहाँ पे हम ग्रीक से शुरुआत करते हैं। ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल gave his views on economics in his book Oceanomica, ठीक है। However, with the advent of industrial revolution, यहाँ पे एक बहुत बड़ी क्रांति होती है ये। इसके बाद में तो सारे अर्थशास्त्र जो है वो एक शास्त्र के रूप में प्रख्यात होने लगता है। However, with the advent of industrial revolution, just as a division of labor and specialization were introduced in the industrial sector, where a piece of work is done by a worker or a group of workers who specialize only in that particular job, the knowledge of philosophy also started getting classified into various specialized sciences. यहाँ पे क्या होता है कि ये ग्रीक फिलोसोफर जो था एरिस्टोटल, तो उसने अपनी ओशियोनोमिका में अपनी एक पुस्तक में यहाँ पे वर्णन किया था। और उसी के साथ साथ में हम जो औद्योगिक जो क्रांति शुरू हुई थी, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जो शुरू हुआ था, उसमें बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुए थे, बहुत ज़्यादा थिंकिंग थॉट्स, विचार लोगों के आए थे, ओपिनियन आए थे। तो इसका परिदृश्य, एक इतिहास इसको बदलने वाला था। इतिहास किसका? अर्थशास्त्र का इतिहास। ये इसमें कुछ बदलाव हमने देखे, जैसे कि अब क्या होने लगा, लेबर और स्पेशलाइजेशन के बारे में दो ग्रुप बंटने शुरू हो गए थे। यानी लेबर यानी श्रम, और स्पेशलाइजेशन यानी उसके अंदर नॉलेज, उस काम के बारे में। जैसे कि एक टीचर जो है वो टीचिंग करवाता है, तो वही करे तो बढ़िया है, बराबर। उसको अगर डॉक्टर का या फिर कुछ काम दे दिया जाए तो वो नहीं संभाल पाएगा। यानी कि उसकी जो स्पेशलाइजेशन जो है, बराबर, वो उसी में, उसी फील्ड में है, तो वो सही रहेगा। तो इस तरह का जो है ना, वो विभाजन होना शुरू हो गया था, ऐसे क्लासिफिकेशन होना शुरू हो गया था। तो वो धीरे धीरे औद्योगिक क्रांति जैसे जैसे बढ़ती गई, अब ऐसी सोच लोगों की आने लग गई थी। नॉलेज ऑफ फिलोसॉफी आल्सो स्टार्टेड गेटिंग क्लासिफाइड इनटू वेरियस स्पेशलाइज्ड साइंसेस। अब अलग अलग ऐसे शास्त्र बंटने शुरू हो गए विज्ञान के रूप में, ठीक है। तो उसके बाद में फिलोसॉफी जो है, हमने पॉलिटिकल साइंस की हम देखते हैं, इकोनॉमिक की देखते हैं, सोशल साइंस की देखते हैं, तो ये सारे शास्त्र बंटने शुरू हो गए। नाउ like the physical sciences, the social sciences also developed as a specialized branch, and their methodology were no longer based on purely upon descriptive logic, but these sciences started applying scientific tools and method, ठीक है। अब ये क्या हुआ, descriptive logic तो नहीं था, बराबर, लेकिन ये जो साइंस थी वो अप्लाई साइंटिफिक टूल्स और मेथड के आधारित थी ये सारी। Hence, studying purposeful human activity was not solely a subject matter of political or social philosophy, but it also developed as an independent science. अब ये आत्मनिर्भर बनना शुरू हो गया, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा लेबर और स्पेशलाइजेशन का जो क्लासिफिकेशन हुआ, उसकी वजह से क्या हो गया, पॉलिटी जो है वो बढ़ गई अलग पॉलिटी शास्त्र में, ठीक है, राजनीति शास्त्र में बढ़ गया। समाज जो है यानी कि सोशल जो है, वो कंडीशन जो है वो सोशियोलॉजी संभालने लग गया, क्योंकि पहले तो सब एक ही मिक्स ही था सारा, बराबर। तो अब ये बांटना शुरू किया। आज हम देखते हैं कि एनवायरमेंट का जो चैप्टर है ना, वो सारा इकोलॉजी, एक नया टर्म जो है वो आना शुरू हो गया। अब इसकी अलग ही ब्रांच बन रही है, ठीक है। और इसी प्रकार से हम आईआर भी देखेंगे, इंटरनेशनल रिलेशनशिप, तो उसका भी अलग ही भाग कर दिया गया, लेकिन अभी भी ये पॉलिटिक्स के साथ में चल रहा है, ठीक है। आगे हम देखते हैं। तो इस प्रकार से ब्रांचेस होगी और सेपरेट सेपरेट हम देखते हैं, ये सारे स्थगित हो गए, होने लग गए, सारे जो है वो अलग अलग होने या फिर बढ़ना शुरू हो गया, इंडिपेंडेंट साइंस के रूप में उभरने लग गए। देवर इमर्जिंग जस्ट लाइक own or independent or independent sciences and pondering upon the creation of wealth, एडम स्मिथ, अब यहाँ पे ये फेमस व्यक्ति है, यहाँ पे ही सारा अर्थशास्त्र हम देखते हैं पाश्चात्य जगत में। wrote in 1776 a book titled An Inquiry into the Nature and the Causes of Wealth of Nations। शॉर्ट में इस बुक को ना बोलते हैं हम वेल्थ ऑफ नेशन। उन्होंने एक किताब लिखी, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। जो राष्ट्र थे, ये तत्कालीन परिस्थितियां हमारी निर्मित होने वाली थी, ठीक है।
इस इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की वजह से। तो जैसे जैसे जो समाज है वो पहले समाजवाद हुआ था, फिर पूंजीवाद हुआ था, सोशलिस्ट, कैपिटलिस्ट, ऐसे ऐसे और कम्युनलिस्ट, ऐसे ऐसे कुछ समाज जो है वो भी एक क्लासेज में डिवाइड होने शुरू हो गया था। तो अब वहाँ के जो उस टाइम उस जमाने के जो थिंकर थे, जिसमें एडम स्मिथ का नाम यहाँ अर्थशास्त्र में बहुत ही मुख्य रूप से याद लिया जाता है। उनकी बुक है, इस बुक का इतना बड़ा नाम है, लेकिन वेल्थ ऑफ नेशंस के नाम से हम सब जानते हैं इस बुक को, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने इस बुक का जो है बहुत ज़्यादा वर्णन किया। दिस बुक इज पॉपुलरली नाउन एज वेल्थ ऑफ नेशन, ठीक है। विद दिस बुक एडम स्मिथ इज नाउन टू हैव pioneered with the development of economics as a specialized area of knowledge in the West. वेस्ट में जब हम बात करते हैं ना, तो इसी बुक की वजह से ये जब डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, इस बुक का पब्लिकेशन हुआ, तो लोगों ने देखा मतलब ये सारा जो सिस्टम है इसने सारा इसी बुक में समा गया है, सारी इकोनॉमिक्स इसमें आ गए, बराबर। तो इस वजह से इनको है ना पायनियर कहा जाता है अर्थशास्त्र का, बराबर। इन्होंने तो है ना स्पेशलाइजेशन किया था। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन क्रिएटेड अ न्यू सोशियो इकोनॉमिक वे। अब जो है ना इनका जॉइंट रूप हम देखेंगे। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन क्रिएटेड अ न्यू सोशियो इकोनॉमिक वे ऑफ लाइफ, न्यू मेथड ऑफ वेल्थ क्रिएशन विद द इंट्रोडक्शन ऑफ मशीन्स and whose investments in means of mass production were also created, and now they were developing, taking place, बराबर। इसके पीछे जो कारण था ना वो एक अपना रिवोल्यूशन था। इसकी वजह से जो है ये एडम स्मिथ ने सिविलाइजेशन और लेबर क्लासिफिकेशन का विचार दिया, और ये विचार आगे बढ़ता गया, इस बुक के माध्यम से फैल गया सब में। और फिर एक हमें सामाजिक अर्थशास्त्र जो है जीवन के बारे में लोगों के, उसके विषय में लोगों की जो सोच है वो आगे बढ़ना शुरू हो गई। अब ये क्या हुआ, यहाँ तक हमने जो देखा है, तो यहाँ तक आपको क्या समझ में आता है कि जो अर्थशास्त्र है वो आपका एक, पहले तो एक ही सब्जेक्ट हुआ करता था, पॉलिटी, सोशल और अपना इकोनॉमिक। अब उसके बीच में जो ब्रांचेज होने शुरू की, यानी कि सोशल जो है, सोशल लाइफ के बारे में अगर स्टडी करना है तो हमें सोशियोलॉजी पढ़ना पड़ेगा। अगर हमें पॉलिटिकल इंस्टीट्यूट्स, इलेक्शन, प्राइम मिनिस्टर पोस्ट और प्रेसिडेंट पोस्ट, इसके विषय में पॉलिटिक्स से संबंधित कुछ पढ़ना पड़ेगा तो राजनीति विज्ञान लेना पड़ेगा, पॉलिटिकल साइंस लेना पड़ेगा। अगर हमें अर्थशास्त्र पढ़ना पड़ेगा, अर्थशास्त्र के विषय से संबंधित, यानी कि वेल्थ जो है आता है, इन्वेस्टमेंट होता है, इंस्टीट्यूट होते हैं, कहाँ खर्च सही होता है, बेनिफिट्स के बारे में अगर हम नज़र डालेंगे तो हम क्या करेंगे, हम इकोनॉमिक्स को देखेंगे। पर्यावरण से संबंधित इन्वायरमेंट रिलेटेड इश्यूज है, अगर हमें उसका अध्ययन करना पड़ता है तो उसके लिए हमें इकोलॉजी पढ़ना पड़ेगा। ये सारा चीज है ना वो डिवीजन हो गया है, पार्टीशन हो गया सबका। तो ये पार्टीशन में एडम स्मिथ का नाम जो है वो पाश्चात्य जगत में बहुत प्रसिद्ध है। वेल्थ ऑफ नेशन की बुक जो है वो प्रसिद्ध है, ठीक है। यहाँ तक हमने देखा कौटिल्य ने सीधा सा सिंपल सा जो बताया है कि इंटेंशन जो है किसी भी इंसान की वो धन कमाना होता है और धन ही होता है। यहाँ तक कि जमीन का टुकड़ा भी एक आपका धन है, ठीक है, वो भी एक दौलत है, ठीक है। ये ही यहाँ पे हम रखते हैं। और जो हमारे भारतीय चिंतन में जैसे चार प्रसार जो होते हैं, अर्थ, कर्म, धर्म, मोक्ष जो है, वो भी इसमें से भी इस अर्थ के बारे में बोला गया है, क्योंकि ये इंसान को करना पड़ता है। अब इंसान के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इंसान मानव होता है, तो मानव में स्त्री पुरुष दोनों को ये पुरुषार्थ प्राप्त करने का अधिकार होता है। तो इसके विषय में हम देखते हैं। अब ये एडम स्मिथ ने जो इकोनॉमिक्स की जो डेफिनेशन दी है उसके बारे में हम देखते हैं, क्या डेफिनेशन दी है इन्होंने, परिभाषा। तो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस, इनकी बुक है, ठीक है। और यही इनकी डेफिनेशन भी है, ठीक है, कि यही है, क्योंकि इकोनॉमिक्स क्या है, एक स्टडी अध्ययन है किसका, नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ, जो धन के क्या स्वरूप है, क्या प्रकृति है, क्या कारण है, और राष्ट्रों से संबंधित है, बराबर। तो ये इनके हो गया, इकोनॉमिक्स स्टडी विद द एक्सचेंज ऑफ फिजिकल वेल्थ प्रोड्यूस्ड बाय लेबर। सीधी सी बात ये हो गई कि जो अर्थशास्त्र का जो अध्ययन करता है वो एक कोई भी श्रमिक वर्ग हो, वो जो भी उत्पाद करेगा, जो भी उत्पाद का, वो आपका कोई भी श्रमिक हो, उसके द्वारा निर्मित कोई भी फिजिकल वेल्थ हो, भौतिक संपत्ति हो, धन हो, उसके बारे में एक्सचेंज के विषय में हम स्टडी करते हैं अर्थशास्त्र में, ठीक है।
एडम स्मिथ इंट्रोड्यूस इकोनॉमिक्स एज ए सोशल साइंस के रूप में, सामाजिक विज्ञान के रूप में इन्होंने वर्णन किया था शुरुआत में, इन द बिगिनिंग, बिकॉज ऑन द वन हैंड इट स्टडीड ह्यूमन एफर्ट्स। अब सामाजिक विज्ञान की संज्ञा इनको इकोनॉमिक्स को क्यों दी उन्होंने, क्योंकि एक तरफ तो ये स्टडी करता है ह्यूमन एफर्ट्स की, इंसान की। अब इंसान से संबंधित कोई भी चैप्टर होता है, कोई भी इतिहास होता है, तो वो सब सोशल स्टडीज में आता है, ठीक है, इस वजह से। एंड ऑन द अदर हैंड हिज मेथोडोलॉजी वाज साइंटिफिक, ठीक है। अब ये महत्वपूर्ण बातें हैं कि ये जो मेथड है, इसकी जो पढ़ने की जो प्रक्रिया है, अध्ययन हम जो करते हैं ना, उसकी मेथोडोलॉजी यानी एक पद्धति जो होती है वो साइंटिफिक है, वैज्ञानिक है। यानी कि वैज्ञानिक में क्या करते हैं, वैज्ञानिक कोई ऐसा वैज्ञानिक तो डायरेक्टली कोई नहीं बनता है। वैज्ञानिक को एक कोज होता है, कोई कारण और कार्य में मतलब जैसे जो फर्क होता है वो उसका मतलब गहन अध्ययन करता है साइंटिस्ट। तो इस वजह से यहाँ पे साइंटिफिक जो है वो हमें नॉलेज मिलता है यहाँ पे, यानी कि इसके रहस्यों के पीछे, उसके कार्यों के पीछे होने वाले संबंधों के विषय में यहाँ हमें प्राप्त जानकारी होती है, ठीक है। जैसे कि अर्थशास्त्र में धन कमाने के लिए जो विषय है, तो इसमें क्यों धन कमाया गया, किसके लिए कमाया गया, उसके बाद में इसका क्या प्रयोग किया गया, ये सारा मैटर, ये सारा डेटा जो है वो इकोनॉमिक्स में आता है। और ये इसमें कौन सेंटर में होता है, ह्यूमन रहता है, ह्यूमन बींग्स इसमें सेंटर में रहता है। तो इस वजह से क्या है, ये सोशल साइंस भी है, ठीक है, तो साइंटिफिक भी है। सिंस द टाइम्स ऑफ एडम स्मिथ द इकोनॉमिक्स वाज स्टडीड एज एन इंडिपेंडेंट साइंस एंड नॉट एज अ पार्ट ऑफ जनरल फिलोसफी, ठीक है। ये उस समय आत्मनिर्भर विज्ञान के रूप में अध्ययन की जाती थी, किसके टाइम में, एडम स्मिथ के टाइम में। तो इसलिए उन्होंने इसको इंडिपेंडेंट साइंस ही रखा है, नॉट एज एन पार्ट ऑफ जनरल फिलोसॉफी के रूप में, दर्शन के हिसाब से, कि ये आम कोई दर्शन शास्त्र नहीं है, उन्होंने सेपरेट इसको रखा है, इसका कोई भाग के बारे में, इसके बारे में कोई विचार प्रस्तुत नहीं किया। इन अ वे ही टॉक्ड अबाउट ह्यूमन वेलफेयर ओनली इन हिज बुक, बराबर, मानव कल्याण की बात इन्होंने जरूर रखी है, जरूर की है। डिफिनीशन ऑफ इकोनॉमिक्स बाय अल्फ्रेड मार्शल, एक और पश्चिम में थिंकर है अल्फ्रेड मार्शल, उन्होंने इनकी क्या परिभाषा दी और किस पुस्तक में दी है, तो इन हिज बुक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, इनकी पुस्तक का नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र के सिद्धांत, पब्लिश्ड इन 1890। अल्फ्रेड मार्शल डिफाइंस, परिभाषा देते हैं ये, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मैनकाइंड, स्टडी करते हैं मैनकाइंड का, बराबर, मानव कल्याण का ये अध्ययन के अंदर है। इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ, ये जीवन के साधारण चाल चरण के रूप में इंसानों के कल्याण के बारे में ये एक अध्ययन करने वाला शास्त्र है, ऐसा अल्फ्रेड मार्शल ने कहा है। इट implies that in everyday life people usually seek material well-being, बराबर, ये लोगों की इंटेंशन होती है, जैसे कि कौटिल्य भी कहते थे कि जो यूजुअली जो है ना वो मटेरियल्स वेलबींग के बारे में सोचते हैं, उन्हीं के पीछे भौतिक चीजें, सांसारिक चीजों के बारे में उनका लगाव रहता है। तो इस वजह से ये मैनकाइंड से संबंधित है, स्टडी से संबंधित है, इसलिए इकोनॉमिक्स को ये मानव केंद्रित शास्त्र भी मानते हैं। Thus, this definition identifies economics as a study of everyday activity of human beings. एवरीडे एक्टिविटी जो होती है, प्रतिदिन की जो एक्टिविटी होती है, उन सब का अध्ययन करने का एक शास्त्र मानते हैं इकोनॉमिक्स को, ठीक है। इनकी जो परिभाषा है उसके हिसाब से, एंड सिक्स टू एक्सप्लेन हाउ वेल बीइंग इज अटेन्ड फ्रॉम मटेरियल कंज्यूप्शन, भौतिक जो चीजें हैं, सांसारिक जो चीजें हैं, उनका जो भोग लेंगे, कंज्यूप्शन होगा उनका, तो किस तरह से वो हम प्राप्त करेंगे, ये सभी विषयों का अध्ययन जो है वो आपका केंद्र बिंदु है आपका, ये सारी चीजें हमें इकोनॉमिक्स से प्राप्त होगी, ठीक है। तो इकोनॉमिक इसका एक केंद्र बिंदु है। दिस डेफिनेशन इज नैरो, हालांकि ये एक नैरो संकीर्ण विचारधारा है, एज इट टॉक्स ओनली अबाउट मटेरियल कंज्यूप्शन। चलिए इसको जो है
वो एक नैरो डेफिनेशन के नाम से हम जानते हैं, क्योंकि इसने केवल जो है मटेरियल कंजप्शन के बारे में बोला है या फिर मटेरियल वेलबींग के बारे में बोला है, सांसारिक भोग विलास वस्तुओं के बारे में ही इसने ज्यादा किया है। जो अल्फ्रेड मार्शल की जो परिभाषा है वो बहुत ही संकीर्ण है, येट लेकिन फिर भी इट्स इम्पोर्टेंट एज इट कीप्स ह्यूमन वेलबींग एट द सेंटर ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी। बराबर, मानव कल्याण या मानव से संबंधित जो अच्छे इंटेंशन है उनको ये सेंटर में रख के ही बात करता है, मानव की जो एक्टिविटीज है उसमें। इस वजह से इसके ऊपर बहुत ही हम ऐसा नहीं कहेंगे कि इनकी परिभाषा या फिर इनके जो सिद्धांत है या फिर इनकी जो थ्योरीज है वो गलत हो सकती है। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स बाय लियोनेल रॉबिन्स। लियोनेल रॉबिन्स ने भी इनकी परिभाषा दी है, उनके बारे में हम बातचीत करते हैं। इन्होंने क्या परिभाषा दी? एनी फील्ड ऑफ साइंस डील्स विद द प्रॉब्लम क्वेश्चन एंड इकोनॉमिक्स डील्स विद द क्वेश्चन हाउ टू अलोकेट लिमिटेड रिसोर्स। ये बहुत ही अच्छी परिभाषा होने वाली है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। हाउ टू अलोकेट लिमिटेड रिसोर्स विद हैव अल्टरनेटिव यूजेस in the satisfaction of recurring and unlimited human wants in order to increase the well-being in a society। यहाँ पे ये एक फेमस और अच्छी खासी परिभाषा यहाँ पे दी गई है कि इकोनॉमिक्स क्या है और ये किससे संबंध रखती है। इकोनॉमिक्स का जो स्टडी है वो किस आधार को स्टडी करता है, कौन सी चीजों को स्टडी करता है और इसमें क्या होता है। तो सबसे मेन जो टारगेट है वो लिमिटेड रिसोर्स, अल्टरनेटिव यूज और रिकरिंग अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स। ठीक है, और वेलबींग्स इन सोसाइटी। यहाँ पे ये कुछ टर्म्स है, ये याद रखने होते हैं कि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्स है, ठीक है, हमारे पास साधन कम है, लेकिन अनलिमिटेड ह्यूमन फंड्स है। साधन कम है लेकिन इच्छाएं जो है वो अनलिमिटेड है, यानी कि लिमिटेड रिसोर्स है। ठीक है, लिमिटेड रिसोर्स है हमारे पास में, लेकिन इच्छाएं जो है वांट्स यानी इच्छाएं, बराबर, ये इच्छाएं बहुत अनलिमिटेड है। ठीक है, अब इन्हें उन कम जो हमारे पास रिसोर्स है, हमारे पास साधन जो कम है, उन कम साधनों में बहुत सारी इच्छाओं को कैसे प्राप्त करेंगे। बराबर, जैसे कि मान लो किसी के पास बाइक है, ठीक है, अब बाइक है तो वो चाहता है कार में लेना या फिर कार को अफोर्ड करना। ठीक है, बी वाला चाहेगा कार को, कार वाला क्या चाहेगा आगे, और भी इच्छा होगी इसकी। ठीक है, चलिए हम यहाँ पे एरोप्लेन की हम बात कर लेते हैं। तो ये कार वाले की जो डिमांड है वो आपकी होगी एरोप्लेन की, बाइक की होगी आपके कार वाले की, कार वाले की होगी एरोप्लेन की। अब देखो बाहर जो बाइक वाला है उसके पास लिमिटेड रिसोर्स है, यानी कि उसके पास साधन नहीं है कि वो कार को अफोर्ड कर सके। कार वाले के पास अफोर्ड करने की इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो एरोप्लेन अफोर्ड कर सके। ठीक है, लेकिन उन्हें इनकी इंटेंशन तो है, बराबर, इंटेंशन सबको है, बराबर। अब ये कैसे करेगा, यानी कि लिमिटेड रिसोर्स है, अब अल्टरनेट यूज इसका करेगा, वो क्या करेगा, अब ये यहाँ पर इसको रेंट में ले सकता है, फ्रेंड की कुछ भी, बराबर, फ्रेंड की भी ले सकता है, रेंट भी ले सकता है, अपना यूज कर लेगा ये अल्टरनेट। सेम ऐसे भी ये कर सकते हैं, अगर उसका कोई फ्रेंड है तो वो उसके हिसाब से चला सकता है, रेंट पे भी ले सकता है, बराबर, अफोर्ड नहीं कर सकता है लेकिन यूज तो हो ही सकता है ना। ठीक है, फिर भी अगर नहीं है तो फिर तो बस क्या कहेंगे हम। ठीक है, लेकिन इसका हर एक का एक अल्टरनेट यूज जरूर होगा, बराबर। ऐसा नहीं है कि समस्या है तो ऐसा कहावत भी होती है ना कि समस्या का समाधान भी होता है, बराबर, लेकिन एक दृष्टि की जरूरत होती है। यू शुड हैव अ परफेक्ट विजन इन योर प्रॉब्लम्स, देन यू विल गेट अ सॉल्यूशन, सो फार सो पॉसिबल। सो यहाँ हम यही बात करते हैं कि लिमिटेड रिसोर्स का अल्टरनेट यूज के साथ में रिकरिंग एंड अनलिमिटेड वांट्स के साथ किस तरह से मेंटेन रखना होता है और ये इस तरह से समाज में चलता रहता है, बराबर। ये सारी चीजें यानी कि लिमिटेड रिसोर्स से अनलिमिटेड इच्छाओं को पूर्ति करना वैकल्पिक प्रयोगों के आधार पर। ठीक है, दूसरे किसी प्रयोग के साथ बैठा के ये कर लेते हैं वो कर लेते हैं, इस हिसाब से जो तालमेल होता है, बैलेंस होता है, वही चीज है। तो इनकी जो मुझे डेफिनेशन है वो अच्छी लगी है, बराबर, लियोनल रॉबिन्स की। हेंस इन 1931 लियोनल रॉबिन्स लियोनल रॉबिन्स इन हिज बुक नेचर एंड सिग्निफिकेंस, hence in 1931 Lionel Robbins in his book Nature and Significance of Economics, इनकी पुस्तक का नाम है अर्थशास्त्र का महत्व और इसकी प्रकृति।
gave the following definitions. Economics is the science which studies human behavior as a relation between ends and experiments which have alternate use. यहीं पे जो हमने भी ये सारी बात की है, ये इसका अर्थ ये हो गया कि इकोनॉमिक्स जो है वह एक विज्ञान है विच स्टडी ह्यूमन बिहेवियर जो मानव व्यवहार का अध्ययन करता है एज ए रिलेशन बिटवीन एंड्स एंड एक्सपेरिमेंट्स। हमारे पास जो साधन नहीं है, जो संसाधन नहीं है, वो उसके विषय में, और स्केयर मीन्स एंड स्केयर जो पर्याप्त है या फिर लुप्त होने वाले हैं ऐसे साधनों का विच हैव अल्टरनेट यूजेस जिसका कोई अल्टरनेट यूज होना बाकी है या फिर उनका उपयोग हो सकता है। इनके मध्य में बैलेंस बैठाने का, उसके मध्य सामंजस्य बैठाने का अध्ययन का जो क्षेत्र है वो है आपका इकोनॉमिक्स। ये लियोनल रोबिन ने कहा था, तो ये बहुत अच्छी डेफिनेशन है। ह्यूमन्स वांट्स आर अनलिमिटेड, मोस्ट वांट्स कीप ऑन रिकरिंग, उनकी इच्छाएं कभी खत्म नहीं होने वाली जैसे। ऑन द अदर हैंड रिसोर्स विच हेल्प इन सेटिस्फाइंग ह्यूमन वांट्स आर लिमिटेड, बराबर इच्छाएं बहुत ही होती है लेकिन वो बहुत ही हमारे पास साधन जो है वो उसमें लिमिटेड हो जाते हैं। एंड हैव अल्टरनेट यूज, लेकिन उसके कुछ अल्टरनेट यूज भी होते हैं। हेंस इकोनॉमिक्स मस्ट डील विद द प्रॉब्लम ऑफ allocation of scarce means resources or means in the satisfaction of human want to the maximum possible extent। ओके, तो ये हो गया यहाँ पे इसका अर्थ। अकॉर्डिंग टू रॉबिन्स इकोनॉमिक्स इज अ पॉजिटिव साइंस, एक सकारात्मक और रचनात्मक विज्ञान है रॉबिन्स की। एंड डज नॉट प्रेस्क्राइब हाउ थिंग्स शुड बी, कि वस्तुएं कैसी होनी चाहिए, इसके विषय में ये ज्यादा प्रेस्क्राइब नहीं करता है, वर्णन नहीं करता कि कैसे होनी चाहिए, मतलब सीधा डायरेक्टली भाई इसका अल्टरनेट है, आज हमारे पास वो वस्तु नहीं है, चलो इसके बारे में हम दूसरा कुछ वैकल्पिक साधन सोचते हैं, इसके बारे में हम आगे अपनी इच्छा को पूर्ति कर सकते हैं, सॉल्यूशन हो गया है। बराबर ऐसा नहीं कि ये क्यों नहीं है, फिर आगे क्या है वो वगैरह, इन इन चीजों पर वो ध्यान नहीं देता है कि हाँ कैसे होनी चाहिए। बराबर इट स्टडीज हाउ ह्यूमंस बीइंग्स बिहेव, बराबर ये ऐसा नहीं है कि हाउ थिंग्स शुड बी, कैसी वस्तुएं होनी चाहिए, कैसी बातें होनी चाहिए, लेकिन ये करता है हाउ ह्यूमन बीइंग्स बिहेव, कि मानव जो व्यवहार है वो किस तरह से व्यवहारित रहता है, वो कैसा व्यवहार करता है। डज नॉट डील विद हाउ दे शुड आइडियली बिहेव, जो आइडियली जो बिहेव करते हैं वो उसके ऊपर डील नहीं करता है। बराबर केवल सीधा सा जनरली वी कैन से इट डील्स विद हाउ ह्यूमन बीइंग्स बिहेव इन इट्स कॉन्टेक्स्ट। Hence, economics does not deal with the norms and thus it is not a nominative science। Nominative science नहीं है, इस प्रकार से हम देख सकते हैं। Definition of economics by Paul Samuelson, यहाँ पे एक व्यक्ति और हैं, इनके विषय ने भी इन्होंने भी यहाँ पे एक डेफिनेशन दी है। In his book Foundation of Economic Analysis, इकोनॉमिक की जो एनालिसिस करते हैं उसके आधार के बारे में इन्होंने एक बुक लिखी है, पब्लिश्ड इन 1947, ये 1947 में पब्लिश हुई है। सैमुअलसन डिफाइंस, उसमें ये परिभाषा देते हैं कि इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ पीपल एंड सोसाइटी एंड अप चूजिंग विद और विदाउट द यूज ऑफ मनी। इकोनॉमिक्स इज द स्टडी, जो अर्थशास्त्र है वो एक अध्ययन का केंद्र है, ऑफ हाउ पीपल्स एंड सोसाइटी एंड अप चूजिंग with or without the use of money to employ scarce productive resource that could have alternative use to produce various commodity over time and distributing them for consumption। यहाँ पे सेम जो है रॉबिन की जो परिभाषा हमने देखी उसी का ही यहाँ पे विस्तृत वर्णन हम देखते हैं कि जिस प्रकार से समाज में इंसान रहता है उसके पास लिमिटेड रिसोर्स होते हैं, लेकिन उनकी जो इच्छाएं होती है वो मतलब रिकरिंग रहती है, मतलब कि अनस्टेबल होती है, अनस्टॉपेबल होती है। तो उसके हिसाब से जो अपने लिमिटेड रिसोर्स के द्वारा वैकल्पिक अल्टरनेटिव यूज के द्वारा वो उनकी जो सेटिस्फेक्शन मिलता है, उसे जो सेटिस्फेक्शन गेन करता है, तो उसी का वो कमोडिटी में और मार्केट में ये इसको डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए भी प्रयोग कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे यही इसी का रॉबिन की परिभाषा को विस्तृत रूप हम यहाँ इसकी परिभाषा में देख सकते हैं। नाउ और इन द फ्यूचर अमंग वेरियस पर्सन्स इन द सोसाइटी
It analyzes cost and benefit of improving pattern of resource allocation. अब हमने रोबिन की जो परिभाषा देखी थी उसमें थोड़ा सा यहाँ पर बदलाव ये देखने को पाते हैं कि इट एनालाइज कॉस्ट, जो कॉस्ट होती है, सीपीडी होती है, कॉस्ट पर वैल्यू होती है, इनके बारे में, और बेनिफिट्स ऑफ इम्प्रूविंग पैटर्न ऑफ रिसोर्स, जो रिसोर्स हमारे होते हैं उनके जो पैटर्न होते हैं उनको इम्प्रूव करने के जो फायदे होते हैं उसके, और उसके कॉस्ट के विषय में एनालिसिस करके फिर एलोकेट करते हैं। मतलब कि इसके साधन में ये साधन संपन्न है तो आगे हम बढ़ सकते हैं, अगर हमारे पास ये साधन उपलब्ध नहीं है तो दूसरा इस ए के जगह बी वाला ऑप्शन सही होगा या फिर सी सही होगा। अब तीनों के बीच में अगर हमारे पास प्री डिफाइंड पैटर्न अगर हमारे पास होता है या फिर इम्प्रूविंग पैटर्न होता है रिसोर्स का, तो उसके हिसाब से हम आगे बढ़ सकते हैं। हैंस सिमुलेशन टॉक अबाउट चॉइस, बराबर, इंसान की जो इच्छा है उनके बारे में, एलोकेशन ऑफ स्केयर रिसोर्स, लिमिटेड जो रिसोर्स है उनके बारे में, एवोल्यूशन। अब यहाँ पे नया वर्ड जो है रोबिन के इसमें क्या आता है, इवोल्यूशन करता है, मूल्यांकन करता है वो, बराबर, एनालिसिस करता है वो अब कॉस्ट कि उसकी क्या कॉस्ट पड़ेगी, बराबर। अब रोबिन ने यहाँ पे कॉस्ट का नहीं किया था कि भाई वो कार जो अफोर्ड करने वाला एरोप्लेन करेगा तो कितनी कॉस्ट में उसको पड़ेगी वगैरह। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे उसकी कॉस्ट भी कार के में क्या इसकी कॉस्ट होगी, क्या उसका बेनिफिट होगा वगैरह वगैरह, ये सारा जो चीज़ें है ना, एंड डूइंग बेनिफिट्स ऑफ एंड बेनिफिट्स ऑफ डूइंग सो, ऐसा करने में उसको क्या फायदा हो गया वगैरह, ये सारा इवोल्यूशन इसमें हम देखते हैं। यानी कि उसी विस्तार, उसी रोबिन की जो डेफिनेशन है ये इसका एक विस्तार रूप यहाँ पे दिया है। यहाँ पे नया टेक्निकल जो टर्म आता है वो एक एवोल्यूशन ऑफ कॉस्ट एंड बेनिफिट्स ऑफ डूइंग सो, ऐसा करने का जो एवोल्यूशन है वो सब यहाँ हम देखते हैं। ओके, सो और डेफिनेशन जो भी हमने अभी डेफिनेशन देखी है, इन अ वे कॉमनली पॉइंट आउट दैट इकोनॉमिक स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर, ये सारी जो हमने रॉबिन की, सैमुअलसन की, अपने कोटिल्य की, यहाँ पे सारी एडम स्मिथ की सब डेफिनेशन को देखा तो उसमें हमने इसको जरूर देखा है, ह्यूमन बिहेवियर। तो ये क्या हो गया, टारगेटेड थिंग हो गई हमारे, यानी कि इसको केंद्र में रखा गया। So, economic studies human behavior is a positive in the nature adopts scientific method. दूसरी बात आती है तो वो आते हैं adoption of scientific method. Scientific method के बगैर economics जो है वो पूर्ण रूप से एक विज्ञान नहीं बन पाएगा, बराबर। इसमें कुछ टेक्निकल और scientific method होने चाहिए, methodologies and thus it is a social science। इसके हिसाब से ह्यूमन बिहेवियर और साइंटिफिक मेथड के आधार पर और उनके मैथोलॉजीज के आधार पर इसे सोशल साइंस के नाम से हम जानते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, दिस passage will be taught by us in our next video. So students, we have finished it till this date, so we will study next in our video about all this, what are the economic activity and what are the non economic related activities which are performed in this introduction. So we just know about economics, in all its conclusion we should learn only one thing, that economy deals with human behavior and it adopts scientific methods and methodologies. So and we can also call it a social science because it keeps human beings on its center study point, and we can mention other definitions of some western thoughts, western thinkers like Robin's definition is very popular, in limited resource, alternate uses, and like this all. Okay, thank you for watching this video, have a nice day.